Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome you back in our rapid revision session. So guys, today we are into our chapter number 3. We are going to discuss about your employee cost. या हम इसे labor cost भी chapter का नाम बोलते हैं. So guys, in the lecture number 1 and 2 we have finished the first chapter and we have finished the material chapter and now we are into your labor costing chapter. Now here in this particular chapter, please once again guys, मुझे बहुत से बच्चों के messages आए हैं notes के लिए. I have worked very much hard note just for you. So please come on this Telegram channel. या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी या जो भी मैं नोट यहाँ पे क्लास में फॉलो कर रहा हूं वो उसकी लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगी. यू कैन क्लिक देयर एज वेल एंड यू कैन जॉइन टेलीग्राम चैनल एज वेल फॉर दिस सेशन. प्लस आगे हमारे जो भी डाउट सेशन हो रहे हैं वो डाउट सेशन के लिए 10, 20, 30 को हमारे डाउट सेशन हो रहे हैं कंटिन्यूअसली. टॉप 100 क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं एंड देन देयर आफ्टर टॉप 50 क्वेश्चन जो कंसेप्ट रिवीजन जो आपके मैं एग्जाम के 2 दिन पहले लेकर आऊंगा. मतलब आपके जैसे ही पिछला पेपर खत्म होगा उसके बाद आप वो उस दिन शाम में 7 बजे लेकर आऊंगा. सो दैट्स ऑल अबाउट व्हाट थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर फॉर यू ऑल गाइज. इसके अलावा भी आपको कुछ चाहिए तो प्लीज आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. लेट मी नो, विल डू विद दैट विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम. ये मेरा शेड्यूल है जो आपको ऑलरेडी मिला होगा मेरे टेलीग्राम चैनल से. सो वी आर डन विद द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट एंड नाउ वी आर इनटू द थर्ड पार्ट वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर लेबर कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट एज पर योर आईसीआई लैंग्वेज. सो हियर बिफोर स्टार्टिंग दिस प्लीज जो चैप्टर सी जैसे अपने जो भी कॉस्ट हम हमारे एम्प्लॉय के लिए खर्च रहे हैं, पैसा हम दे रहे हैं, चाहे वो हमारा नॉर्मल टाइम का रहो, ओवर टाइम का रहो, इनके बारे में हमारी क्या क्या एडजस्टमेंट रहेगी, कब ये डायरेक्ट रहेगा, कब इनडायरेक्ट रहेगा, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर डिसाइड की गई है, डिस्कस की गई है. नाउ हियर सो गाइस द फर्स्ट पार्ट हियर which is without wasting our time we'll start with this. See definition: employee labor cost, benefits paid or payable to employees. Understand here, benefit paid or payable to employees, परमानेंट और टेम्पररी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन कैश और काइंड. तो आप जो भी तरीके से अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देते हो, चाहे वो कैश में रहो या कोई काइंड में रहो, सबको ऐड करो. जो भी आपने बेनिफिट एम्प्लॉय को दिया है सबको ऐड करो. ये बन जाएगी आपकी एम्प्लॉय की कॉस्ट. इट इंक्लूड्स एवरीथिंग वेदर इट इज इन कैश और इन काइंड. प्लीज रिमेंबर दिस. तो देखो मैंने अभी नीचे लिस्ट भी दिया हुआ है. आपकी जो वेजेस सैलरी पे करने वाले वो तो आएगा ही आएगा आपका. उसके साथ में अगर आप उनको कुछ अलाउंसेस दे रहे हो कि भैया ये टेलीफोन अलाउंस ले लो, मोबाइल अलाउंस ले लो, लैपटॉप अलाउंस ले लो, वो भी ऐड करो. इंसेंटिव्स है कुछ उनको टारगेट पूरे करने में मिल रहे हैं वो भी ऐड करो. ओवर टाइम पेमेंट जो दे रहे हैं अभी एम्प्लॉय कॉस्ट के लिए ऐड कर दो. हमारे कॉस्टिंग में इसकी क्या एंट्री करिए, कहां पे डालेंगे वो बाद में देखेंगे. एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन. अंडरस्टैंड हियर, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, वो सैलरी के अलावा और कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है हमारे प्रोविडेंट फंड के लिए तो उसको भी ऐड करो. हमारा तो बेनिफिट है. अदर बेनिफिट्स लाइक लीव पे, सब्सिडाइज फूड, ट्रैवल, एलटीसी, लीव ट्रैवल कंसेशन, सब कुछ. तो बेसिकली जो भी आप एड ऑन दे रहे हो अपने एम्प्लॉय को सब कुछ आप उसके अंदर ऐड कर दो. नाउ प्लीज रिमेंबर, एक एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सी बार आईसीआई पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट. इस तरीके से आपको पूछना है. रिमेंबर, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ईआईसी इज इंक्लूडेड. तो जो एम्प्लॉयर दे रहा है, देखो एम्प्लॉयर हमें सैलरी 1 लाख रुपए दे रहा है, उसके अलावा वो भी हमारे एम्प्लॉइंग फंड के लिए कंट्रीब्यूट करता है, हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं. ये आपने टैक्स में पढ़ा होगा राइट. वैसे ही हम जो देंगे वो छोड़ दो, हम जो दे रहे हैं वो क्यों भैया, वो थोड़ी इनकम हो, तो हमारा जेब से पैसा गया हुआ है. लेकिन हमारे एम्प्लॉयर ने जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है आपको over and above your salary as your contribution for provident fund or what, so that has to be also added here. तो वो तो आप इंक्लूड करोगे, एम्प्लॉई का आप इंक्लूड नहीं करोगे. तो हमारे जेब से जा रहा है वो क्यों इंक्लूड करोगे, उसके जेब से जो जाएगा हमारे बेनिफिट के लिए तो वो आप ऐड कर दोगे. Then coming to the next part, direct versus indirect employee cost. Now see, direct indirect हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने मटेरियल में भी देखा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लेबर में भी देख रहे हैं. So in case of direct it's very simple. अगर कोई भी हमारा असेंबली वर्कर है, प्रोडक्शन वर्कर है, जिसके एफर्ट्स की वजह से मेरा ये फोन पूरा बना हुआ है तो वो सारा मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है. और अगर उसके डायरेक्ट एफर्ट नहीं है, लाइक सुपरवाइजर, मैनेजर, वॉचमैन, सीईओ, सीएफओ, इनकी सैलरी से मेरा फोन बना है क्या, नहीं, तो वो मेरा सब इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा. ओके सी हियर, सो एट्रिब्यूटेबल टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट लाइक जॉब, प्रोडक्ट, प्रोसेस आप डायरेक्ट दे सकते हो जो उसके लिए है तो वो आपका डायरेक्ट एम्प्लॉय बनेगा. और विच कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड वो आपका इनडायरेक्ट बच जाएगा. फर्दर इजीली आइडेंटिफाइड एंड अलोकेटेड टू कॉस्ट. ये क्लियरली, अब जो एक आदमी काम कर रहा है, जो आईफोन बना रहा है, उसका हम कॉस्ट क्लियर नहीं बोल सकते भैया ये तो आईफोन का है. लेकिन अभी सीईओ की सैलरी हमें ये आईफोन के ऊपर कितनी देनी है ये तो अपॉर्शन करते हैं हम राइट. हम ओवरहेड चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं अलॉटमेंट जो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई करके दे सकते हो. बट अगर मैं वही बोलूं, इसके फैक्ट्री के बाहर जो वॉचमैन खड़ा था उसके सैलरी का कितना पोर्शन इस फोन पे देना है, ये आप कैसे समझोगे, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे.
राइट, हम अपॉर्शन करेंगे। तो ये जो अपॉर्शन वाली बात आती है ना, ये इनडायरेक्ट में आती है, क्योंकि डायरेक्ट वालों को अपॉर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो डायरेक्टली चले जाता है, क्योंकि हमें पता होता है उसने कहां पे क्या काम किया है। देन बिहेवियर वैरीज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि डायरेक्ट है, ज्यादा मोबाइल बनाओगे डायरेक्ट लेबर ज्यादा लगेगी, कम मोबाइल बनाओगे डायरेक्ट लेबर कम लगेगी। बट दैट्स नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। फैक्ट्री की कैपेसिटी 1 लाख है, आप 1000 मोबाइल बनाओ, 10,000 मोबाइल बनाओ या 1 लाख मोबाइल बनाओ, वॉचमैन की सैलरी तो सेम ही नहीं है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वेरी करेगा, बट ये तो हमारा पक्का आगे वाला वेरी करेगा ही करेगा। देन कम एग्जांपल सी वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर, क्योंकि मशीन ऑपरेटर मशीन पे प्रोडक्शन पे काम कर रहा है। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर, सुपरवाइजर है, वो डायरेक्ट हमारे असेंबली बेल्ट पे काम नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन में काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सुपरवाइज कर रहा है। मे बी वो 2-3 हमारे अलग अलग प्रोडक्ट बनाने वाले लोगों को सुपरवाइज कर सके, तो इसकी सैलरी हमें अपॉर्शन करनी पड़ेगी। पर जो वर्कर रहेगा बेचारा, जो काम कर रहा है, उसकी तो हम सैलरी डायरेक्ट दे देंगे। Are you getting it, everyone? So please remember very simple differentiation between your direct and indirect employee. Going forward, see here, machine operator wages of 500 a day directly identified with job A, क्योंकि हमें पता है ना भैया, इसने 10 दिन जॉब ए बनाया था, तो 500 रुपए दिन, 10 दिन का 5,000 रुपए दे दो जॉब ए को, बात खत्म। डायरेक्ट वर्कर है, डायरेक्टली काम कर रहा है, डायरेक्टली आइडेंटिफाइड है, डायरेक्टली अलॉटेड है। वही फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी 30,000 अ मंथ, ये हम ए में भी जॉब ए में बांटेंगे, जॉब बी में बांटेंगे, जॉब सी में, जितनी जॉब हुई है पूरे महीने में सब में हम अपॉर्शन करेंगे। और जब हम कोई चीज अपॉर्शन करते हैं तो कौन सी कॉस्ट रहती है दोस्तों? यस, इट्स योर इनडायरेक्ट कॉस्ट। गोइंग फर्दर, योर नेक्स्ट पार्ट, एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट कंट्रोल। ओके, एम्प्लॉय कॉस्ट, अब हम कॉस्ट कंट्रोल के बारे में बात करें। जैसे हमने मटेरियल कंट्रोल में बातें की थी कि मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देखा था, वैसे ये पार्ट यहां पर है। सी कंट्रोल ओवर कॉस्ट इंकर्ड ऑन एम्प्लॉइज। नाउ अंडरस्टैंड कंट्रोल ओवर कॉस्ट। See, again I'm saying you, and again I'm bringing back to the first chapter. कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल में डिफरेंस है। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है हमारे लिमिट के अंदर रहना, कॉस्ट रिडक्शन मतलब फोकस्ड एफर्ट से पैसा कम करना। तो यहां पे हमें कॉस्ट रिडक्शन नहीं करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है। सो नॉट कंट्रोल ओवर द साइज ऑफ वेजेस, हमें लोगों से काम कम नहीं करवाना है और कीपिंग इंडिविजुअल वेजेस लो, या लोगों का पैसा कम नहीं करना है, हमें बस लोगों को बजट में रखना है। See, keep wages per unit of output as low as possible. Efficiency पे हमें ध्यान देना है, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान नहीं देना है। हमें ये नहीं बोलना भैया कि तू एक प्रोडक्ट को बस 2 मिनट में बना दे, या प्रोडक्ट की मत बना, या हम तेरे सैलरी कम कर देंगे, ऐसा नहीं। हमें इसका फोकस नहीं है। हमारा फोकस है कि हमें इफिशिएंटली काम करना है दोस्तों, हम इफिशिएंटली काम करेंगे, हम अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे। तो कटिंग डाउन कॉस्ट इज नॉट आवर इंटेंशन, कॉस्ट कंट्रोल इज आवर इंटेंशन। प्लीज रिमेंबर दिस वेरी कीनली, बिकॉज एमसीक्यू में ये बड़ा काम आपको आने वाला है। And you never know that single 2 marks will take you where it could be from 38 to 40 or from 58 to 60. So everything has to be understood very nicely. And as I always say in my class, confusion हमें कुछ रखना ही नहीं है. Okay? Then next part, see here, डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल। अब देखो, पर्सनल डिपार्टमेंट रहेगा, जो लोगों का रहेगा, जो लोगों को रिक्रूट करता है, ये डिपार्टमेंट भी कॉस्ट कंट्रोल के अंदर रहेगा। ये देखिएगा हम किसको रिक्रूट कर रहे हैं, लोगों की स्किल मैच करेंगे, इसको क्या आता है उसको वहां पे भेजो, लोगों को ट्रेन करेंगे ताकि वो सही काम सही से करें, और वो सबके पर्सनल रिकॉर्ड रखें। पर्सनल तो इंडिविजुअली ध्यान देने वाले हैं। इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट, ये टाइम एंड मोशन स्टडी करेगा, जॉब इवैल्यूएशन करेगा, प्लान स्पेसिफिकेशन करेंगे। मतलब ये क्या करेगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखेगा भैया इनका जॉब क्या है, क्या वो जॉब का सही से अलॉटेड टाइम है, क्या वो जॉब सही से कर रहे हैं, क्या उनको कोई चीज पास में चाहिए, क्या कि टाइम वेस्ट हो कम हो, क्या उनको अभी यहाँ पे हमारा फैक्ट्री है, वॉशरूम 1 किलोमीटर दूर है, तो उनका टाइम वेस्ट कितना हो रहा है, तो क्या हम कुछ पास में बनवा सकते हैं, क्या जॉब जो कर रहे हैं उसमें एक मटेरियल यहां से आ रहा है, एक मटेरियल 10 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो क्या हम वो दूसरा मटेरियल पास में रख सकते हैं क्या। तो दे आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस थिंग, ताकि आपकी चीजें सही से अलाइन हो। तो वो वर्क स्टडी करने वाले। देन आफ्टर टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, ये सिंपल अटेंडेंस का काम करेंगे, अपना टाइम कीप भी करेंगे और ये टाइम बुक भी करेंगे। टाइम कीप और टाइम बुक में डिफरेंस क्या होता है आपको पता है, नहीं पता है तो 2 मिनट रुक जाना, याद नहीं आ रहा है तो हम आगे डिस्कस वो भी करने वाले हैं। तो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का ये काम है, टाइम रखना है और बुक भी करना है टाइम सही से, जो जॉब पे काम किया गया है। पेरोल डिपार्टमेंट, ये क्या करेंगे, ऊपर वालों से अटेंडेंस का रिकॉर्ड लेंगे, हमारे एचआर वालों से पूरा ये एचआर वो खुद ही रहेंगे, उनसे सब लोगों का डेटा लेंगे, दोनों को सही कंपाइल करके पेमेंट करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, देखो दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इज गोइंग टू एक्यूमुलेट, क्लासिफाई एंड अलोकेट एम्प्लॉय कॉस्ट। इनका काम सिंपल है भैया, जो पैसा लोगों को लगा दिया है, जो पैसा आप लोगों को दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो वगैरह दे रहे हो, ये सब सैलरी को जमा करेंगे और सही जगह पे, सही प्रोडक्ट पे, सही डिपार्टमेंट वाइज बांट देंगे। सो दिस आर ऑल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डूइंग देयर ओन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क to finish the job nicely, to account for labor cost correctly, and to allocate, apportion this cost correctly for all our products and department. Okay, factors for control of cost employment, a kind of important thing.
क्या चीज है जिससे आप आपके कौन से फैक्टर्स है जिससे आपकी एम्प्लॉय की कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी? वेरी सिंपल, सबसे पहले असेसमेंट ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहला काम देखो, हमें हमारा कॉस्ट पे कंट्रोल करना है, तो आप सही से असेस करो कि हमें कितने लोग लगने वाले ये जॉब करने के लिए, क्योंकि जितने लोग लगेंगे उनसे ज्यादा किया तो ये अननेसेसरी आप पैसा दे रहे हो, और कम किया तो प्रॉब्लम आएगी वापस। सो सबसे पहले असेसमेंट ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, वो होने के बाद अभी मैन पावर को पहले हम असेस कर रहे हैं कितना चाहिए, वो होने के बाद सही से टाइम कीप करेंगे, टाइम बुक करेंगे, क्या होता है वो हम वापस आगे देखने वाले हैं। फिर अभी उनको लगा दिया काम पे, तो उनका टाइम एंड वर्क स्टडी करो कि क्या काम सही से कर रहे हैं, सही हो रहा है, सब स्मूथली चल रहा है। देखो कि कहीं पे आइडल टाइम या ओवर टाइम ना हो, कहीं पे वो टाइम पास ना कर रहे हैं, उनको अननेसेसरी ज्यादा काम ना करवाना पड़े, क्योंकि ओवर टाइम करने से हमें ओवर टाइम पेमेंट भी तो देना पड़ता है। कंट्रोल और एम्प्लॉय टर्नओवर, ये भी ध्यान रखना कि हमारे एम्प्लॉय ज्यादा छोड़ के तो नहीं जा रहे तो क्यों जा रहे हैं। इंसेंटिव सिस्टम सही से रखे, जॉब इवैल्यूएशन हमारे सही से रखे, और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी पे ध्यान रखते रहे। तो सिंपल 5 पॉइंट याद रख लो आपके यहाँ पे, जो फैक्टर्स आप ध्यान रख सकते हो आपके एम्प्लॉय के कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले आप असेसमेंट सही से करो ताकि वो सही लोग लगे। असेसमेंट करने का टाइम कीपिंग, बुक कीपिंग, आपका टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग आपका सही रहे, वो इफिशिएंटली काम करते रहे। उसके बाद आप उनका टाइम एंड मोशन स्टडी कर लो, और उसमें ध्यान में आया आइडल टाइम और ओवर टाइम कहीं पे तो वो हटाने की कोशिश करो। सिंपल 5 पॉइंट लिंक। रिक्रूट करो, पहले ध्यान दो कितना आ रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे दो, सही से काम करवाओ, उनसे इफिशिएंटली काम करवाओ, तो उनका टाइम जो काम कर रहे हो देखो, अटेंडेंस को रिकॉर्ड करो, टाइम कीप करो, टाइम बुक करो, एंड देन अगर वो छोड़ के जा रहे हैं या इंसेंटिव उनको दे रहे हैं तो हम क्या बेसिस पे दे रहे हैं वो सब चेक करो। दीज आर सर्टेन फैक्टर्स, अगर इनके ऊपर आप ध्यान रखोगे दोस्तों तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कॉस्ट रहेगा वो कॉस्ट कंट्रोल में रहेगा हमारे एम्प्लॉय का। आर यू ऑल क्लियर? जस्ट अ मिनट। अरे यार, अलग अलग क्यों हो रहा है? यस, गो विद दिस वंस एवरीवन। फर्दर, अटेंडेंस एंड पेरोल प्रोसीजर, नाउ पे अटेंशन हियर। अब जैसे मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे देखेंगे टाइम कीपिंग वर्सेस टाइम बुकिंग। आईसीआई का ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, टू गिव यू डिफरेंस एंड आस्क यू बिटवीन डिफरेंस बिटवीन योर टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। नाउ अंडरस्टैंड, सी एकदम सिंपल है, जैसे ही आप फैक्ट्री में एंटर होते हो तो वहां पे आपका टाइम चालू हो गया, दिस इज टाइम कीपिंग। वन सेकंड, आई एम सेइंग, जैसे ही मैं फैक्ट्री में एंटर होता हूं मेरा टाइम चालू हो गया, दैट इज टाइम कीपिंग। अटेंडेंस, एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम। अब अंदर आने के बाद मैंने कौन से जॉब पे कितना काम किया, दैट्स टाइम बुकिंग। सो पहले कीप देन बुक, कीप देन बुक। अब इसमें क्या डिफरेंस है देखो, यहां पर थी टाइम कीपिंग आपको बताएगा कि आपने फैक्ट्री के अंदर कितना टाइम रहे हो, क्योंकि एंट्री करते हो टाइम चालू, एग्जिट करते हो टाइम बंद। तो फैक्ट्री के अंदर आप कितना टाइम रहे हो। अब फैक्ट्री के अंदर आप चाहे 8 घंटे रहे हो, पर आपने कौन से जॉब पे कितना घंटा काम किया है वो आपको टाइम बुकिंग में पता चलेगा। तो ऐसा हो सकता है एक बंदा फैक्ट्री के अंदर 8 घंटे रह रहा है पर टाइम बुक से 5 घंटे कर रहा है, मतलब 3 घंटा टाइम पास हुआ उसका। तो चेक वेयर दिस 3 आवर्स इज गोइंग। फॉर द पर्पस, हमारा टाइम कीपिंग का पर्पस सिंपल है भैया, उसका अटेंडेंस रहे कि आ रहा नहीं आ रहा पता चले, पेरोल वो हिसाब से उसको पेमेंट जाए, डिसिप्लिन में रहे, नहीं तो कभी भी आएगा कभी भी जाएगा, और ओवर टाइम अगर वो कर रहा हो तो हमें आइडिया आ जाए। टाइम बुकिंग का मेन काम क्या है, सबसे ये कि हम उसका कॉस्टिंग पता चले हमें हर प्रोडक्ट की, क्योंकि उससे पता चलेगा वो लेबर कितना आवर पे काम कर रहा है, और उसकी इफिशियंसी हम देखें कि 8 घंटे तो आ रहा है पर वो काम कितना आवर कर रहा है, और सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर रहे। रिकॉर्ड, यहाँ पे अटेंडेंस रिकॉर्ड, पंच कार्ड, बायोमेट्रिक रहेगा, और यहाँ पे आपका जॉब कार्ड या टाइम कार्ड रहेगा। सिर्फ जॉब कार्ड, क्योंकि जॉब कार्ड बताएगा कौन से जॉब पे वो कितना काम कर रहा है, और ये अटेंडेंस पंच कार्ड ये से बताएगा एंट्री टाइम, आउट टाइम। तो सिंपल, पहले टाइम कीप आया गया, और टाइम बुक कहां कहां काम किया, ऐसे याद रखो। सिंपल, टाइम कीपिंग इज आया गया कहां काम किया। सिंपल, रिमेंबर विद दिस थिंग, आया गया कहां काम किया। ओके, सो रिमेंबर दिस वन। मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग, अब ये किस तरीके से आप टाइम कीप कर सकते हो, जैसे अभी यहाँ पे बताया मेथड्स। तो सबसे पहले तो आप एक अटेंडेंस रजिस्टर रख लो, यहाँ पे वो आएगा साइन कर देगा। दूसरा, डिस्क टोकन दे दो उसको, टोकन सिस्टम कर दो कि आते वो टोकन ये कर देना, डाल देना या निकाल देना। बट प्रॉब्लम इज व्हाट, बोथ आर प्रोन टू प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मतलब क्या सर, सिंपल है ना। अब देखो अटेंडेंस में साइन आप करते हो ना कॉलेज में, कोई भी किसी की भी साइन कर देता है, प्रॉक्सी लगा देता है। वैसे टोकन सिस्टम में भी कोई भी किसी का टोकन लगा देगा उधर, राइट। सो दे आर सम ऑफ द सिस्टम बट दे आर नॉट वेरी मच करेक्ट।
So what are a more better system there? You can have the punch cards. Punch card क्योंकि तभी पंच होगा जब आपको वो आदमी दिख रहा है. बायोमेट्रिक जो आजकल सब जगह, या आजकल तो बायोमेट्रिक भी वैसे फेस आईडी भी लग गए. एकदम सिंपल कैमरा, एक मशीन लगाई हुई, आप 2 सेकंड जाओ, फटाफट आपको स्कैन करके निकाल देगा. सो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपकी प्रॉक्सी की, टाइम मैनिपुलेशन का और ये लगाने के चांसेस कम हो जाएंगे. Okay, so these are the both the ways how you could be keeping the time. Now there are 5-step diagram given to you, a 5-step procedural payroll procedure is given to you, which happens in a, मतलब क्या कैसे steps में पेमेंट मिलता है सारे एम्प्लॉइज को. See here, first is टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट. अब देखो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का काम सिंपल है, वो देखते हैं कि आप कब आए हो और आए हो नहीं आए हो. अब ये जो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट है, ये जो भी टाइम रखते हैं ये हमारे आगे पेरोल डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं. अब पेरोल डिपार्टमेंट पे क्या हो रहा है, एचआर डिपार्टमेंट सेंड्स एम्प्लॉय डिटेल्स. अब देखो पेरोल डिपार्टमेंट इज अ डिपार्टमेंट विच इज कंसर्न विद पेइंग द एम्प्लॉय. तो हमने टाइम कीपिंग वाले, समझो हम पेरोल डिपार्टमेंट से, तो हमने पहले टाइम कीपिंग वालों से टाइम लिया, अटेंडेंस लिया, कौन आया, कब आया, कितने बजे आया. अब हम क्या कर रहे हैं, एचआर डिपार्टमेंट से कितने एम्प्लॉय है, उनकी क्या सैलरी है, कितना उनको हमने पेमेंट वादा किया हुआ है, क्या हमने उनको सैलरी पे रखा हुआ है, वो सब लेंगे हम. तो पेरोल डिपार्टमेंट के पास दोनों जगह से डेटा आ गया. सो इफ दिस इज अ पेरोल डिपार्टमेंट, हमें यहां से टाइमिंग का डेटा आ गया और यहां से एम्प्लॉय का डेटा आ गया. अब नाउ सी, पेरोल डिपार्टमेंट कैप्चर्स वेजेस, सैलरीज, प्रिपेयर वेज सैलरी शीट. अब हमें पता है कि एक बंदे की सैलरी पर डे 1000. टाइम वालों से डेटा लिया, वो 20 डेज आया, तो 1000 इंटू 20,000 की उसकी सैलरी हुई. और ये जो सैलरी हुई इसकी डिटेल हम हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भेजते हैं कि भैया हमें एक को 20,000 सैलरी देना पड़ा है. अब कॉस्ट या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, उसका जो भी 20,000 का सैलरी का कैलकुलेशन आया है, अब ये फाइनल पेमेंट करने वाले हैं, इनके पास डिटेल आ गई है, इनके पास सब डिटेल आ गई. पेरोल वालों ने क्या काम किया, अटेंडेंस का डेटा लिया, हमारे एम्प्लॉय का डेटा लिया, उनका डेटा कैलकुलेट करके हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को दे दिया. अब कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, अब ये बचे हुए जो भी हमारे फॉर्मेलिटीज है, जो प्रोविडेंट फंड है, ईएसआई है, टीडीएस है, ये सब करने के बाद एम्प्लॉय को पैसा देगा. कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट डिपॉजिट स्टैट्यूटरी डिडक्शन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी बॉडीज. अब ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, तो पेरोल डिपार्टमेंट ने क्या किया, ये सब डेटा लेके हमारे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को दिया. और ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक तो सैलरी पे कर देगा सारे डिडक्शन करने के बाद, और जो प्रोफेशनल ड्यूज है, वो प्रोफेशनल या जो भी ड्यूज है हमारे स्टैट्यूटरी ड्यूज है, वो जाके गवर्नमेंट को पे कर देंगे. गवर्नमेंट को पैसा मिल गया और ये एम्प्लॉय को भी पैसा मिल गया. ओके, क्योंकि ईएसआई, सीपीएफ, ये सब हमारे गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करने पड़ते हैं. तो ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम है कि सब कैलकुलेशन आने के बाद जो भी हमारे स्टैट्यूटरी ड्यूज वगैरह हम ऐड करेंगे, फाइनल जो भी पेमेंट रहेगा एम्प्लॉय को देंगे, जो पेमेंट का हमें एंट्री करना है गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट को दे देंगे. सो दिस इज अ 5-स्टेप प्रोसेस. सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन मिली, सबसे पहले हमें अटेंडेंस वगैरह टाइम वगैरह मिला, टाइम की इंफॉर्मेशन मिली, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन मिली. तो 1, 2 कैलकुलेशन, पेमेंट ऑफ देम, पेमेंट ऑफ ड्यूज. दिस इज अ 5-step, you can say, process which happens here. Further, now डिडक्शन फ्रॉम पेरोल. तो अब देखो आपकी पेरोल, आपका जो भी फाइनल सैलरी रहेगा उसमें क्या क्या डिडक्शन होगा. कुछ स्टैट्यूटरी डिडक्शन होते हैं जो गवर्नमेंट ने बोले गए आपके प्रोविडेंट फंड के लिए, जो आपको फ्यूचर में मिलेंगे. एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस को, आपके इंश्योरेंस अमाउंट के लिए, आपका टीडीएस जो हम इनकम टैक्स को पे कर देंगे, और प्रोफेशनल टैक्स जो भी हम हमारे जो स्टेट वाले टैक्स वाले रहते हैं उनको हम पे कर देंगे. अदर डिडक्शन, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, अगर आपको और कुछ वॉलंटरीली करना है, आपका कंट्रीब्यूशन टू बेनिवोलेंट फंड और कोई अलग फंड के लिए आपका कंट्रीब्यूशन होगा, कोई लोन इंस्टॉलमेंट होगी जो आपने एम्प्लॉयर से लिया होगा, कोई फेस्टिवल एडवांस होगा जो आप एम्प्लॉयर से लेने वाले हो, तो ये सब आपका ऐड ऑन करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे, जो भी जैसा रहेगा ये सब आपको पेमेंट, और ये सब कट करने के बाद आपको फाइनल पेमेंट दिया जाएगा. पर ये सब कट करने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारे अकाउंट्स टीम के. Are you all clear everyone? So this is a 5-step process. Quickly go with this 5-step process everyone once. एक बार फटाफट पढ़ो और साथ साथ में मेरे साथ क्लास में ही खत्म करो चीजें. I do not want keep things pending. Hardly there is 1.5 month pending for your examination. Are you all clear? Now, the very important and interesting things that we are getting into. The first is your idle time. अब idle time is very simple. आपका जो भी टाइम पे किया गया है और जो भी टाइम बुक किया गया है इसका डिफरेंस. तो जैसे मैंने आपको बताया, आपके टाइम कीपिंग रिकॉर्ड के हिसाब से आप तो 8 घंटा काम कर रहे हो, लेकिन अगर टाइम बुकिंग के हिसाब से देखें तो आपने सिर्फ 5 ही घंटा हुआ है बुक, मतलब 3 घंटा आपका आइडल टाइम है. सो आइडेंटिफाई द रीजन व्हाट इज बिहाइंड दिस आइडल टाइम, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड वी ट्राई टू रिड्यूस दैट.
सी, अब आइडल टाइम को भी हम दो तरीकों में बांटेंगे, एक बढ़ेगा नॉर्मल आइडल टाइम और दूसरा रहेगा आपका एबनॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल टाइम मतलब जो हमें पता है हो रहा है, होता है, और एबनॉर्मल आइडल टाइम जो हमें पता नहीं था, जिसमें हमें प्लान भी नहीं किया था पर वो भी हो गया। So see here, when I'm talking about normal idle time, it cannot be avoided, reduced in normal course of business. तो जो भी आपका फैक्ट्री में गेट से अंदर आने जाने का टाइम है, या जो भी आपका लंच का टाइम होगा, ये जो भी जो बेसिक टाइम है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म के अंदर, ये सब हमें पता है, प्लान है और होने वाला है, तो वो हमारा नॉर्मल अवॉइड टाइम, एबनॉर्मल नॉर्मल आइडल टाइम। और जो एबनॉर्मल फैक्टर, मशीन खराब हो गई, पावर चले गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से अब आप खाली बैठे हो, दैट इज एबनॉर्मल आइडल टाइम, बिकॉज ये प्लान नहीं था। कॉजेस गेट टू वर्क प्लेस टाइम गैप बिटवीन जॉब, मशीन सेटअप, रेस्ट, लंच, जैसे मैंने आपको बताया। ये क्या हो सकता है? पावर फेलियर, मशीन ब्रेकडाउन, स्ट्राइक, लॉकआउट, फ्लड, फायर, ये सब की वजह से होता है, क्योंकि ये सब तो आपका प्लान नहीं है। ट्रीटमेंट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपका नॉर्मल आइडल टाइम जो होता है, ये आप इसकी क्या ट्रीटमेंट देते हो? सी हियर, ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट ही, तो हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल आइडल टाइम है उसको नीचे से माइनस करते हैं और आपकी बच्चों की यूनिट्स की कॉस्ट बढ़ा देते हैं। ओके, अलाउंस इन स्टैंडर्ड आर रेट, ओवरहेड रेट फॉर द इनडायरेक्ट वर्कर्स, ये हम सब नॉर्मली है, प्लान किया हुआ है, तो ये आपके हम नॉर्मली ही आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रीट करेंगे। पर ये जो है ये आपका एबनॉर्मल है, ये हमारा प्लान नहीं था, इससे हम हमारे प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ा सकते हैं। ये एबनॉर्मल जो अनप्लान चीजें हैं, इससे हमने अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी तो मार्केट में कोई खरीदेगा ही नहीं। सो दिस हैज टू गोइंग, एज इट्स माय मिस्टेक, इट शुड बी गोइंग इन कॉस्टिंग P&L। ओके, अब ये जो एबनॉर्मल आइडल टाइम है इसको हम दो तरीकों में बांटेंगे, एक कंट्रोलेबल और एक अनकंट्रोलेबल। जो ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम रिस्पांसिबिलिटी फिक्स कर पाए, क्योंकि कंट्रोलेबल जो एबनॉर्मल आइडल टाइम है वो तो कंट्रोल होना चाहिए, नहीं हुआ मतलब जिसके हाथ में था मशीन का मेंटेनेंस उसकी गलती है। और अनकंट्रोलेबल है, जैसे फायर, फ्लड वगैरह कुछ आ गया तो उस पर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। सो एबनॉर्मल आइडल टाइम कैन बी डिवाइडेड इन फॉर द टू पार्ट्स फॉर फर्दर एनालिसिस एंड फिक्सिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? Now see, I've given you an example here. Now अब आप एम्प्लॉय की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों? देखो, इफेक्टिव आवर्ली कॉस्ट इज नथिंग बट टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स मतलब क्या? आपका टाइम कीपिंग माइनस एबनॉर्मल, सॉरी माइनस नॉर्मल जो भी आपका आइडल टाइम हुआ है। See here an example I've given you here. Say X monthly earning is 18,100. Annual is 2,17,200. Okay. करेक्ट। अब एनुअल आवर्स आर 2400। देखो, अब हमने इसकी कॉस्ट तो तय हुई साल की 2,17,200। एनुअल आवर्स आर, पूरे साल वो काम करने वाला था 2,400 आवर्स। बट नॉर्मल आइडल टाइम विच इज एक्सपेक्टेड, मुझे पता था कि ये तो टाइम वेस्ट होता ही है, लंच ब्रेक वगैरह सब कुछ मिला के, तो नॉर्मल वालों को हम नीचे से माइनस करते, बचे हुए हमारे आवर्स की कॉस्ट बढ़ने देते हैं। एबनॉर्मल जो आवर्स है उसको हम कुछ भी नहीं होने देंगे। सो दिस कम्स टू हाउ मच? 2,17,200 divided by 2,000. This comes to 108.60। अगर समझो एबनॉर्मल टाइम भी कुछ होता तो हम उसको यहां पे माइनस नहीं करते थे। समझो हमारा 100 आवर का एबनॉर्मल टाइम भी है, तो हम 100 आवर का जो भी आपका एबनॉर्मल टाइम है दोस्तों, ये 100 आवर के एबनॉर्मल टाइम को यहां पे माइनस नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम क्या करेंगे, 100 इंटू पर आवर कॉस्ट कितना है? 108 इंटू 60 विच कम्स टू 10,860। ये हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हम आपके कॉस्टिंग P&L में डालेंगे। रिमेंबर, सो नॉर्मल टाइम को नीचे से माइनस होने देना, एबनॉर्मल को माइनस मत होने देना। इनफैक्ट एबनॉर्मल से कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके कॉस्टिंग P&L में डाल देना। प्लीज रिमेंबर दिस स्मॉल एडजस्टमेंट हियर। ओके, See, what's I say favorite thing here? Numerical given weekly hours and wage rate. आपको weekly hour wage rate दिया जाता है, compute wage rate per hour आपको बोला जाता है, and then allocate to job XYZ। तो आपको बोला जाता है कि ये देखो एक बंदे का weekly सारे wages है 5,000, weekly उसका टाइम है 40 hours या 50 hours या 60 hours। अब ये कैलकुलेट कर लो पहले wage rate और फिर हमारे प्रोडक्ट, हमारे अलग अलग जॉब को wage rate बांट दो। टाइम वेस्टेड वेटिंग फॉर जॉब, अब यहां पे जो टाइम वेस्ट होता है उसका जॉब के लिए वेट करने का, प्लीज रिमेंबर दैट्स एबनॉर्मल आइडल टाइम दैट हैज टू गोइंग फॉर कॉस्टिंग P&L। सी, अगर एक जॉब से दूसरी जॉब में जाने का टाइम है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर हम वो वेट कर रहा है जॉब खत्म होने का, वो तो एबनॉर्मल टाइम है, बिकॉज आप स्ट्राइक, लॉकआउट, फैक्ट्री बंद वगैरह ये सब चीजों में एबनॉर्मल टाइम होता है। तो ये एबनॉर्मल टाइम का कॉस्ट आप क्या करोगे, आपकी कॉस्टिंग P&L में कैलकुलेट करोगे, जस्ट लाइक हाउ वी डिड इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल।
Common mistake, student forget to deduct meal break rest minutes while computing the effective hours in a week. So please remember, meal break, lunch break, ये जो भी होते हैं दोस्तों, ये आपको नीचे डिनोमिनेटर में से आपको माइनस करना है, क्योंकि ये सब नॉर्मल है। तो नॉर्मल को माइनस करेंगे, एब नॉर्मल को मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना, क्या बोलो मेरे साथ वापस, नॉर्मल को माइनस करेंगे, एब नॉर्मल को बाद में तो इनफैक्ट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। Once again repeat with me guys, नॉर्मल हमारे आइडल टाइम को माइनस करेंगे, एबनॉर्मल को मल्टीप्लाई करेंगे। Are you all clear with me guys, everyone? Okay, now let's go to the most interesting part of your chapter, which talks about your overtime. One of the most important is that हमारा salary wages calculation is also very good. Now when I'm talking about overtime, देखो, जब बंदा नॉर्मल टाइम पे नॉर्मल आवर्स में नॉर्मल काम कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको जो भी हमने वेजेस बोली उतनी हम उसको दे देंगे, और वो वेजेस को हम डायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट बुक करेंगे, इनडायरेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट बुक करेंगे। लेकिन अगर हम किसी से हमारे ऑफिस आवर के बाद में भी काम करवा रहे हैं तो वो सेम रेट पे क्यों काम करेगा? वो तो बोलेगा अरे सर मैं कल आऊंगा, कल सुबह 8-10 बजे बात करेंगे अपन, अभी मैं 6 बजे के बाद रुकने नहीं वाला हूं, राइट? क्योंकि आप उसको नॉर्मली सैलरी दे रहे हो। तो ऐसे बंदे को 6 बजे के बाद भी आपको रुकवाना है तो आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा। ओके, तो ये ओवर टाइम प्रीमियम देना पड़ेगा। नॉर्मल जो देते हैं वो तो देना ही पड़ेगा, उसके अलावा और एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल से माय फैक्ट्री टाइम इज से 10 to 6 PM, 10 AM to 6 PM। This is my factory time and I pay my workers ₹100 per hour during this time। अब 6 बजे के बाद में अगर किसी को रुका के बोलूं कि रुक जा भाई, मैं तेरे को और 100 रुपए देता हूं, मतलब पर आवर वाला रेट ही देता हूं, तो रुक जा और थोड़ा और काम कर, वो बोलेगा नहीं सर मैं तो कल के दिन आऊंगा। तो उसको बोलना पड़ेगा रुक जा, तू 2 घंटा और रुक जा, मैं तेरे को ओवर टाइम दूंगा। तो ओवर टाइम ऑलवेज रिमेंबर, जैसे ही वर्ड ओवर टाइम आया हमेशा याद रखना ओवर टाइम के 2 हिस्से होते हैं। जैसे ही वर्ड आपका ओवर टाइम आपके सामने आएगा दोस्तों, आपको याद रखना है ओवर टाइम के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है बेसिक और एक होता है प्रीमियम। ओके, बेसिक मतलब प्रीमियम मतलब बेसिक मतलब क्या, जो आप 100 देने वाले वो तो देना ही पड़ेगा, उसके अलावा उसको समझो हम और 50 एक्स्ट्रा देने वाले, तभी तो वो रुकेगा। सो दिस इज द टोटल ओवर टाइम। द टोटल ओवर टाइम इज 150 रुपीज अ आवर, बट प्लीज रिमेंबर इट हैज 2 पार्ट्स, वन इज बेसिक अनदर इज प्रीमियम। सर ये हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी ट्रीटमेंट अलग होती है। ओके, सो सी हियर दैट्स व्हाट इज सेड हियर, वर्क डन बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स इज नोन एज ओवरटाइम वर्क। ओवरटाइम पेमेंट इज इक्वल टू नॉर्मल वेजेस फॉर ओवरटाइम डिवाइड बाय ओवरटाइम प्रीमियम। ओके, सो जो भी आपका नॉर्मल टाइम है डिवाइड बाय ओवरटाइम प्रीमियम, सो आपको पता चल जाएगा कि आपका ओवरटाइम का पेमेंट कितने आवर्स के लिए हुआ है। सॉरी प्लस में वही बोले, इससे क्या हो रहा है, ओवर टाइम पेमेंट इज, जैसे मैंने आपको बताया ओवर टाइम का पेमेंट 2 हिस्सा रहेगा, एक नॉर्मल वेज विच इज बेसिक प्लस प्रीमियम। राइट एवरीवन, मुझे लग रहा है कॉस्ट निकालने बता रहे हो। नेक्स्ट, ओवर टाइम पेमेंट, नाउ पे अटेंशन हियर, सो योर वेजेस आर नॉर्मल बेसिक प्लस प्रीमियम, नाउ प्रीमियम एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज योर पेड। नाउ सी एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, if someone is working beyond 9 hours a day और बियॉन्ड 48 आवर्स वीक, फैक्ट्री एक्ट है ये, एम्प्लॉइज एक्ट नहीं है। नॉर्मल एम्प्लॉय हमारे जैसे लोगों को एप्लीकेबल नहीं होता, फैक्ट्रीज एक्ट के लिए एप्लीकेबिलिटी है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कोई भी जो भी फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर आई है, अगर कोई भी इंसान से आप दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम करवाते हो या फिर वीकली 48 आवर्स अगर आप ज्यादा काम करवाते हो, हिज वेजेस शुड बी ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट फॉर द ओवर टाइम। मतलब अगर आप उसे नॉर्मली 100 रुपीज पर आवर दे रहे हो तो ओवर टाइम के लिए आपको मिनिमम 200 रुपीज पर आवर देना है, जिसका एक पार्ट बेसिक एक पार्ट प्रीमियम है। Are you getting it everyone? Now the most important thing, the overtime premium and इस प्रीमियम की आप क्या ट्रीटमेंट दोगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। सो पे अटेंशन हियर, अगर ये जो भी ओवर टाइम है, जो भी हम उससे 6 के बाद काम करवा रहे हैं, ये अगर कस्टमर के रिक्वेस्ट पे, कस्टमर बोल रहा है सर प्लीज मुझे अर्जेंट है ये, आप आज के आज दे दो मुझे, तो जब कस्टमर बोल रहा है तो हमारी कोई गलती नहीं है, तो कस्टमर बोल रहा है तो ये हम डायरेक्टली उसी जॉब को या उसी कस्टमर को चार्ज कर देंगे, सिंपल। फिर आप कितना भी दो, डबल दो, ट्रिपल दो, चौपल दो, जितना भी दो, हम डायरेक्ट कस्टमर को चार्ज करेंगे। कस्टमर कभी कभी हमारे पास आता है, अरे सर हमें तो अर्जेंट ही चाहिए सर, अर्जेंट ही चाहिए,
तो बोलता ठीक है अर्जेंट चाहिए तो हमें ओवर टाइम कराना पड़ेगा लेबर से, ओवर टाइम का 500 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, हम आपको चार्ज करेंगे। सिंपल। सो कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया, कस्टमर को पे करने दो। देन टू कोप विद जनरल प्रोडक्शन प्रोग्राम, अगर ये ओवरहेड, ये ओवर टाइम जो आपका आ रहा है, ये हमारे जनरल प्रोडक्शन प्रोग्राम की वजह से है, को हमारे गलतियों की वजह से, हमारे अर्जेंट ऑर्डर की वजह से है। ओके, ट्रीट एज ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर। अब ये क्या करोगे आप, इसको ओवर टाइम के आपकी ये जो भी प्रीमियम है, याद रखना बेसिक के बारे में मैं कभी बात नहीं कर रहा हूं, बेसिक तो हमारा बेसिक जो वर्कर है वही जाएगा। प्रीमियम, ये पूरी पूरी बात जो भी हो रही दोस्तों, ये प्रीमियम के बारे में हो रही है। तो ये जो भी प्रीमियम है आपका, जो अगर जनरल प्रोडक्शन प्रोग्राम की वजह से आ रहा है, सो ट्रीट इट एज ओवरहेड। ओवरहेड मतलब ये आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा, इट्स गोइंग टू गो अंडर योर इनडायरेक्ट कॉस्ट। फर्दर, अगर ये कोई डिपार्टमेंट की गलती की वजह से हो रहा है तो वो डिपार्टमेंट को लगा दो, और कोई एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से हो रहा है तो पुट इट इनटू योर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आर गेटिंग इट एवरीवन? सो सिंपल, कस्टमर की वजह से बोला, कस्टमर को लगा दो, कोई डिपार्टमेंट की गलती से हुआ, डिपार्टमेंट को जाने दो, हमारी जनरल प्रोडक्शन की वजह से हुआ तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट के ओवरहेड में जाने दो, और अगर एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से हो रहा है कभी कभी अचानक, तो ये आपका कॉस्टिंग पी एंड एल में जाने दो। अगेन आई एम सेइंग, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द प्रीमियम अमाउंट। सो 100 प्लस 50, जो 50 रुपीज है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 100 कहा जाएगा सर, 100 तो डायरेक्ट लेबर है, वो आज नहीं तो कल काम करता था, तो वो हमारे नॉर्मल छापे भी जाता था। डायरेक्ट लेबर होगा तो डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर होगा तो इनडायरेक्ट कॉस्ट। आर यू क्लियर एवरीवन? यस, गो थ्रू विद दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ट्राई किया मैक्सिमम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको देने का दोस्तों। सी वन एग्जांपल आई टेकन इट हियर, पे अटेंशन हियर एवरीवन। तीनों तरीके से मैं आपको बताया एग्जांपल के अंदर, देखो ध्यान दो। सी बेसिक रेट इज 100 रुपीज पर आवर, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर आवर इज से 175%। अब ओवर टाइम का पेमेंट 175% होता है, मतलब ओवर टाइम का पेमेंट है मेरा 175, बट रिमेंबर 175 में बेसिक कितना है मेरा 100, और मेरा ओवर टाइम कितना है 75। ओके, नहीं वेट अ मिनट, सॉरी, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर आवर इज 175%। अच्छा, ये टोटल 175, हाँ, प्लस अगर संडे को कर रहा है वो काम, तो इन दैट केस तो 225 है, तो 225 मतलब अगेन आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग, बेसिक कितना होगा मेरा 100, और अगर मेरा ओवर टाइम कितना होगा मेरा 125। नहीं, करेक्ट एवरीवन, आर यू गेटिंग इट? सो इफ इज डूइंग एनी ओवर टाइम ड्यूरिंग द वीकडेज, तो उस केस में बेस हमारा ओवर टाइम पेमेंट कितना है 170, सो 175। सो बेसिक इज 100, ओवर टाइम इज 75। प्रीमियम जो है, ये प्रीमियम जो है वो 75 है, और अगर वो संडेज को या हॉलीडेज को काम कर रहा है तो 225 के रेट पे मिलेगा। बेसिक अगेन 100 और ओवर टाइम प्रीमियम इज 125। Are you all clear with this? Now see further what is given here. Job is Z, normal hours are 1000 hours. Overtime is beyond and after the working duty is 100 hours, and Sunday overtime is 25 hours. Okay, so once again I'm saying you pay attention here. Basic is 100, overtime before and after work is 175 divided into basic again 100, and premium is 75, and overtime on holidays is 225, again basic is equal to 100 and overtime premium is 125। ये क्लियर है? अब मैंने क्या बताया आपको क्वेश्चन में मैंने दिया है नॉर्मल टाइम इज 1000 आवर्स। ओके, फर्दर ओवर टाइम बिफोर आफ्टर वर्किंग आवर इज 100 आवर्स, आपको पता है वो क्या रेट पे जाएगा, आपका 175 के रेट पे जाएगा, और आपका संडे का ओवर टाइम है, वीकडे वीकेंड का ओवर टाइम है 25 आवर्स, वो जाएगा आपके 225 के रेट पे। पेडिशन ऑफ योर फर्स्ट वे, रेगुलर ओवर टाइम पॉलिसी, चेंज चार्ज एट इन्फ्लेटेड एवरेज रेट टू जॉब। अगर रेगुलर है आपका, तो रेगुलर के केस में क्या होगा, हमारा जो भी नॉर्मल इन्फ्लेटेड रेट है वो हम जॉब को लगाएंगे। सी, ओवरटाइम इज अ नॉर्मल एंड रेगुलर फीचर ऑफ प्रोडक्शन, ये आपका ये हो गया जनरल प्रोडक्शन प्रोग्राम हो गया, हमेशा का हो गया ये। टोटल वेजेस इंक्लूडिंग आवर्स स्प्रेड आर ऑल आवर्स बाय यूजिंग इन्फ्लेटेड एवरेज। तो हम यहां पे क्या करेंगे, आपके टोटल एवरेज 1125 आवर्स है, सो हमारे टोटल हमारा चार्जिंग कितना, आपका चार्ज कितना होगा देखो यहां पर, सी वेट अ मिनट,
सी सो सी योर नॉर्मल टाइम, ये सब मैं साथ में ले रहा हूं क्योंकि हमें पूरा वेजेस हमारे जॉब को ऐड करना है. सो 1000 into 100 which comes to 1 lakh. Okay, then overtime before and after 100 hours into 175 which comes to 17,500. And your overtime of holidays is 25 into 225, that comes to 5625, and total wages comes to 13125, 123, 125. These are my total wages. Now in this case ये पूरा क्या पूरा मैं मेरे जॉब को चार्ज कर दूंगा. क्यों? क्योंकि इट इज जनरली व्हाट इज प्रोडक्शन प्रोग्राम. दूसरा ऑप्शन, इट इज इरेग्युलर ओवरटाइम. इरेग्युलर ओवरटाइम हमेशा ऐसा नहीं होता है, इस बार हुआ है. तो पेडिशन बेसिक जॉब को जाएगा. इन तीनों में भी जो बेसिक है 100 का वो जॉब को जाएगा, और ओवरटाइम प्रीमियम जो आपका वो आपका प्रीमियम जो है वो ओवरहेड में जाएगा. सो पेडिशन हियर अगेन गाइस एवरीवन. सो सी माय बेसिक, हाउ मच इज माय बेसिक गाइस? तो देखो 1000 आवर्स का 100 आवर्स का भी 100 और 25 आवर्स का भी 100. ये सारा मेरा बेसिक रहेगा दोस्तों. सो 1000 into 100 या 1 लाख. 100 into 100 ये आएगा आपका 10,000, और 25 into 100 ये आएगा आपका 2500. So see here, basically 1,12,500. This whole basic part, please, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूजन करते हैं. ये पूरा बेसिक पार्ट मेरा जाएगा नॉर्मल जॉब को, और जो पूरा प्रीमियम पार्ट है, प्रीमियम नॉर्मल में तो कुछ प्रीमियम था नहीं. हमारे ओवर टाइम बिफोर आफ्टर में प्रीमियम था कितना? 75 into 100, और हमारा ओवर टाइम वीकेंड वाले का प्रीमियम कितना था? 25 into 125 का प्रीमियम था, राइट? नहीं सॉरी उल्टा गया मैंने. 125 into 25 आवर्स. So this comes to 7,500, and this comes to 125 into 25, 3,125, 10,625. This premium, this is overtime premium. This will go to overheads, and this will go to my normal job. Are you getting it? So please remember always, overtime premium के हम दो हिस्से करेंगे. overtime के हम दो हिस्से करेंगे. एक नॉर्मल बेसिक जो हमेशा बेसिक में जाएगा, और प्रीमियम जो अगर आपका इरेग्युलर है तो वो आपका जाएगा कॉस्टिंग P&L में. सो और या फैक्ट्री ओवरहेड्स में. ओके और ये कस्टमर की रिक्वेस्ट पे है तो फिर टेंशन ही नहीं है. पूरा टोटल करो, जैसे पिछली बार अपने टोटल करके जॉब को लगाया था, कस्टमर की वजह से कस्टमर को लगा दो. Are you getting it everyone? I hope this is clear for you for once and always. सिंपल है. वापस मैं एक बार रिपीट करता हूं, फटाफट ध्यान दो. एक बार कस्टमर की वजह से कस्टमर को लगाओ. जनरल प्रोडक्शन ओवर हो गया तो जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न है उसको लगाओ. किसी की गलती से है तो गलती वाले को दो. और अगर ये हमारा इरेग्युलर है तो ये प्रीमियम का पार्ट से कॉस्टिंग P&L को देना, बाकी सारा पार्ट आपके बेसिक नॉर्मल में लगने देना. एवरीवन क्लियर? ओके नाउ सी हम 3-part न्यूमेरिकल रेगुलर इरेगुलर कस्टमर रिक्वेस्ट आपको पूछा जाता है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहां पे लेके दिया है. कॉमन मिस्टेक, चार्जिंग ओवरटाइम प्रीमियम टू जॉब इवन ओवरटाइम वाज नॉट एट अ कस्टमर्स रिक्वेस्ट. सिर्फ कस्टमर की रिक्वेस्ट होगा तो वो आप जॉब को लगाना, नहीं तो फिर आपके वो ओवरहेड में लेकर आ जाना. रिमेंबर, परसिस्टेंट ओवरटाइम इज बैड साइन, ऑकेजनल ओवरटाइम इज हेल्दी. बिकॉज आपको बताता है, देखो ये एक एमसीक्यू के लिए, परसिस्टेंट ओवरटाइम मतलब आप हमेशा ही गलतियां कर रहे हो, और ऑकेजनल हो रहा है मतलब आप चीजों को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो. ये भी आपको समझना है. ओके एवरीवन, सो विद यूटिलाइजेशन कम्स जो अनदर थिंग. अब ये जो लेबर आपने लगाए हैं, क्या ये लेबर को आप सही से यूटिलाइज करोगे? देखो सी, यूजुअली वीकली स्टेटमेंट इज बीन प्रिपेयर्ड पर कॉस्ट सेंटर शोइंग एक्चुअल टाइम पेड, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम एनालाइज्ड. अब देखो वीकली हर एक कॉस्ट सेंटर, हर एक डिपार्टमेंट आप समझो के लिए हम देखते हैं कि भैया इनका स्टैंडर्ड टाइम कितना अलाउड था और इन्होंने एक्चुअली कितना किया, ताकि वेरिएंस पता चले और इस वेरिएंस के लिए हम एक्शन ले पाए. Wage analysis sheet, a statement analyzing total wages paid according to cost center, job, worker order, data sourced from wage sheet, time card, piecework, सब. तो हम क्या करेंगे, एक वेज एनालिसिस शीट बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी लेबर कॉस्ट टोटल कितनी है और कौन से प्रोडक्ट को या कौन से डिपार्टमेंट को कितनी जा रही है.
पर्पस वन स्प्लिट्स लेबर टाइम इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सबसे पहला एक चीज क्लियर होगा इससे कि कितना हमारा लेबर डायरेक्ट है और कितना इनडायरेक्ट लेबर है, ये हमें क्लियर आइडिया आ जाएगी। पर्पस टू गिव्स द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टू चार्ज प्रोडक्शन कॉस्ट। जो लेबर डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है वो डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट को हेल्प कर देगा ऐड करने के लिए। और पर्पस थ्री प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट डेटा टू ट्रीटमेंट ओवरहेड्स। तो सिंपल है, ये लेबर शीट क्या करेगा, हमें क्लैरिटी देगा कि कितना डायरेक्ट लेबर है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे लगाएंगे, कितना इनडायरेक्ट लेबर है वो ओवरहेड पे लगाएंगे। वेरी सिंपल क्लैरिटी। सो रिमेंबर वेज एनालिसिस शीट गिव्स यू दिस क्लैरिटी फर्स्ट अबाउट आपका कितना टाइम कहां पे जा रहा है, डायरेक्ट में कितना है, इनडायरेक्ट में कितना है। डायरेक्ट का प्रोडक्ट को लगाओ, इनडायरेक्ट आपके ओवरहेड्स में लगाओ। शॉर्टकट सी, डायरेक्ट लेबर आवर्स ट्रेस्ड वाया टाइम शीट जॉब का डायरेक्टली टू जॉब, इनडायरेक्ट लेबर आर ट्रेस्ड टू कॉस्ट सेंटर्स एंड देन असाइन टू द ओवरहेड। तो जो डायरेक्ट लेबर है वो डायरेक्टली जॉब को लगा देंगे, इनडायरेक्ट लेबर देखेंगे किस वजह से आ रहा है और फिर हम उसको ओवरहेड में डाल देंगे। Okay, a small point. Certain times it comes in MCQ. अब देखो, I do not want to miss anything. मैंने हर एक चीज मेरा मैक्सिमम कोशिश की लेने की इस सारे रैपिड रिवीजन में, बिकॉज यू नेवर नो गाइस। जस्ट इमेजिन ना, आपने ये जस्ट जॉब शीट अभी अच्छे से सुना था, कहीं पे सुना हुआ आपने एक बार लगा दिया तो एग्जाम में आपको, अगर आपने सही से सुना तो एग्जाम में आपको क्लिक होगा। आई रिमेंबर माई सेल्फ कि मैंने जब से फाउंडेशन की क्लासेस किया था उसमें जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था वो मुझे सीए इंटर में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट 8 मार्क के लिए आया था, जो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ के गया था। तो मैंने फिर, मुझे याद मेरी सीए इंटर की क्लास, सीए फाउंडेशन की क्लासेस से आ रहा था और वहां का एग्जाम्पल मैं वहां क्लिक कर आया। तो सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको समझना है हर चीज अच्छी से और पूरे ध्यान से देखना है, बिकॉज यू नेवर नो a certain point taken here can be there in your examination for 2 to 4 marks, and this 2 to 4 marks can take you from 38 to 40 or 58 to 60. Remember this. Are you all clear with this, everyone? And yes, it can also take you for your passing 148 to 150. ये भी तो हो सकता है। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव। सी, अब आप किस तरीके से आपने लोगों को पेमेंट दोगे। तो पेमेंट कैन बी ऑफ वेराइटी वेज। इट कैन बी टाइम बेस्ड, टाइम पर आवर के रेट से दो, आउटपुट बेस्ड पर यूनिट से दो, कॉम्बिनेशन दोनों लगा दो, फिर अलग अलग प्रीमियम मेथड है वो यूज करो, रोवंस, हालसेस, ग्रुप बोनस स्कीम है आप वो लगा दो। सो अलग अलग तरीके से लोगों को पेमेंट दे सकते हो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इंडस्ट्री यू आर इनटू एंड व्हाट आर योर what are your principles on what basis you are paying to your labor. Now the first part here is, see, the time rate तो एकदम सिंपल है दोस्तों। टाइम रेट क्या है, कितना टाइम काम किया मल्टीप्लाई बाय रेट, बात खत्म। ओके, सुटेबल फॉर सर्विसेज नॉट टैंजिबली मेजरेबल, जहां पे आप आपकी सर्विसेज को सही से मेजर नहीं कर पाओगे टैंजिबली, लाइक हेल्पर, सुपरवाइजर, क्लरिकल स्टाफ। हाईली स्किल्ड जॉब्स, यहां पे भी पर आवर रेट हो जाता है। ऑटोमेटिक मशीन बेस्ड आउटपुट, यहां पे भी आप पर आवर दे दो। ओके, देन कम्स योर पीस रेट सिस्टम। पीस रेट में नंबर ऑफ यूनिट से देंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट। टाइम रेट इज इक्वल टू सुटेबल वेयर क्वालिटी मैटर्स। देखो, अब देखो सिंपल है, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट में क्वालिटी चाहिए और वहां पे मैं अगर 30 रेट लगा दूं, लोग क्या करेंगे, फटाफट फटाफट करके खत्म करेंगे, क्वालिटी की बैंड बजा देंगे। और वही अगर मुझे क्वालिटी चाहिए तो मैं उनको टाइम रेट दूंगा। टाइम रेट से क्या करेंगे, वो आराम से अच्छी से चीजें बनाएंगे। उनको पता भैया हमने ज्यादा टाइम स्पेंड किया, हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। थोड़ा सा वहां पे एक्सप्लॉइटेशन भी होता है बट स्टिल क्वालिटी तो मेंटेन रहेगी आपकी। पीस रेट वेयर आउटपुट इज मेजरेबल, आउटपुट चाहिए आपको। नाउ देयर आर प्रीमियम मेथड्स, और जनरली हर एग्जाम में ये प्रीमियम मेथड तो आपको देखने मिलती ही है। आप टेकन दिस इन वेरी गुड वे गाइस। प्लस इसका ही मैंने आपको नीचे एनालिसिस भी दिया हुआ है, 2-3 पॉइंट जो आपको एमसीक्यू में हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो अभी हम समझ लेंगे और हमेशा के लिए याद कर लेंगे। ओके, सी हियर, स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर जॉब। Workers' day wage is guaranteed even if standard time is exceeded, except Barth system. If job finished early, time saved is shared between employer and employer. देखो, स्टैंडर्ड टाइम तय किया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम तो आपको एक फिक्स मिलने ही वाला है। और अगर आप आपके अलाउड टाइम से जल्दी जॉब करो तो टाइम जो आप बचाते हो उसका आपको इंसेंटिव भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपके एम्प्लॉयर को, दोनों में बटेगा वो इंसेंटिव। तो फर्स्ट प्लान इज योर हाल से प्रीमियम प्लान। हाल से भाई एकदम सिंपल बोलता है कि आपका जो टाइम रेट है वो तो ले लो, आपको जितना भी टाइम लिया आपने, जो भी रेट है वो तो ले लो, और आपको जो हमने टाइम दिया था उससे जो कम टाइम में किया वो हम दोनों में बांट देंगे। आधा आप रखो, आधा हम रखेंगे। मतलब क्या सर, मतलब देखो मैंने 10 आवर्स का जॉब 8 आवर्स में किया तो पहले 8 आवर्स का तो पूरा सैलरी लूंगा मैं, और जो 2 आवर्स बचाए हैं उसका 50% मुझे मिलेगा, 50% नहीं मिलेगा, मतलब वो एम्प्लॉयर के पास गया। स्टैंडर्ड फ्लैट रेट, कंफ्यूजन ही नहीं इसमें कोई भी। सी हम टाइम रेट इंटू वेज रेट, आपका नॉर्मल वेज हुआ, प्लस प्रीमियम क्या रहेगा आपका 50% इंटू टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड इज व्हाट, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन।
इनटू टाइम रेट, सिंपल। ओके, सो टाइम मैंने, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 8 घंटे में काम खत्म किया, सर 100 इज माई सैलरी, 2 घंटे मैंने बचाया, तो 50% इंटू 2 इंटू 100। तो देखो, जो मेरा बेसिक है वो तो मुझे 800 मिल गया, और जो मैंने बचाया 2 घंटा, तो 2 इंटू 100 का रेट होता है, इंटू 50%, फ्लैट मुझे 50% मिल गया, कितना? 100। माई टोटल सैलरी इज 900। सी एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ पे, देखो टाइम पीरियड इज 60 पर आवर, टाइम अलाउड इज 8 आवर, टाइम टेकन 6 आवर्स। तो पहले 6 आवर का तो आपको पूरा पेमेंट मिल जाएगा, 6 इंटू 60, और फिर जो 2 घंटे बचा है तो 2 इंटू रेट इंटू 50%, 2 इंटू रेट इंटू 50% इज समथिंग विच इज बोनस गिवन टू मी इन हाल से, दैट कम्स टू 420। आर यू ऑल क्लियर? प्लीज इसकी ढेर सारी हम प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। अभी हम फोकस कंसेप्ट पे कर रहे हैं। टॉप 100 क्वेश्चन में मैं इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, कम से कम 3-4 क्वेश्चन लेकर आऊंगा इसी चीज के मैं। फर्दर, रोवन्स प्रीमियम प्लान। अब रोवन क्या बोलता है, देखो रोवन का प्लान थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। सी हियर व्हाट ही सेज दैट, देखो भैया टाइम टेकन इनटू टाइम रेट तो वो तो मिलने वाला है, वो तो आपका हक है। जितना देर भी आपने काम किया इनटू रेट, ये तो मिलने वाला, ऊपर भी मिलने वाला था। पर अब बोनस जो हम आपको देने वाले, इंसेंटिव जो हम आपको देने वाले, जो आपने टाइम बचाया उसके लिए, वो हम एक रेशो में देंगे। क्या रेशो में देंगे? तो टाइम सेव्ड डिवाइड बाय टाइम अलाउड, वी आर गिविंग इन प्रपोर्शन, कि कितना, क्योंकि देखो टाइम सेव्ड अगर बढ़ते गया तो लोग क्या करेंगे, और ज्यादा टाइम बचाएंगे और ज्यादा बोनस लेने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे भी हमें कहीं तो भी एक सही प्रपोर्शन होना चाहिए। तो टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड, तो आपने परसेंटेज कितना टाइम सेव किया हम वो देख रहे हैं बेसिकली, इनटू टाइम टेकन इनटू रेट। So we are taking a proportion here. Percent basic a proportion here. Time saved upon time allowed into time taken. Come on, repeat with me, guys. Time saved upon time allowed into time taken. Rate तो रहने वाला है. Once again with me. Time saved upon time allowed into time taken. Time saved upon time allowed into time taken into rate. ये हम चेक करेंगे हमारे यहाँ पे as per Rowan's plan. Now see, सिमिलर एग्जांपल ऑफ लास्ट टाइम हम यहां पे ले रहे हैं, हमने काम किया 6 आवर्स का रेट मिल गया 60, ये तो मिलना ही था, प्लस टाइम सेव्ड कितना था 2 आवर्स, टाइम अलाउड कितना था हमारा 8 आवर्स, टाइम टेकन कितना था हमारा 6 आवर्स इंटू 60, तो हमारा ये तो आ गया 360 का नॉर्मल रेट, और बोनस कितना मिला इस बार हमें 2 डिवाइड बाय 8 इंटू 6 इंटू 60 विच कम्स टू 90, सो टोटल इज 450। तो देखो ये हमारा पिछली बार 420 था, यहाँ पे 450 आया। That doesn't mean that this will always give you higher bonus. We'll see this very interesting analysis part hereafter. पहले आप एक बार ये अच्छी से पढ़ो everyone, एक बार पढ़ो, फॉर्मूला अभी तुरंत याद कर लो। Now see here, pay attention here. सी बोनस शेयरिंग यहाँ पे 50% फ्लैट है, यहाँ पे क्या प्रपोर्शन ऑफ टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड, क्योंकि हम क्या करते हैं टीएस डिवाइड बाय टीटी, टीए, राइट। हाल से में फ्लैट 50% है, और यहां पे प्रपोर्शन है आपने जो टाइम सेव किया उसका। बोनस इज मैक्सिमम, बोनस की प्राइसिंग, जितना आप टाइम सेव करोगे उतना बोनस बढ़ते जाएगा। तो यहां पे लोग गड़बड़ कर सकते हैं काम में, काम खराब करके बोनस के चक्कर में ज्यादा फास्ट काम कर सकते हैं। लेकिन यहां पे इसको बोनस इज मैक्सिमम व्हेन टाइम टेकन इज 50% ऑफ टाइम अलाउड, उसके बाद बोनस कम हो जाएगा। सर ऐसा क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखो फॉर एग्जाम्पल, इन अर्लियर एग्जाम्पल माई टाइम सेव्ड वॉज 2 hours out of time allowed was 8 hours. ओके, अगर मेरा टाइम सेव्ड 4 है तो यहां पे बोनस मेरा 50% होगा। अगर मैं इससे भी ज्यादा टाइम सेव करता हूं 6/8, तो मेरा बोनस यहां से कम होते जाएगा। सी बोनस इज मैक्सिमम व्हेन टाइम टेकन इज 50% ऑफ टाइम अलाउड। बोनस इज मैक्सिमम व्हेन टाइम टेकन इज 50 when time saved when time taken is 50% of time allowed, when time taken is 50% ऑफ टाइम अलाउड, यहां पे मैक्सिमम रहेगा। इससे भी आपने और खराब काम किया तो आपका बोनस कम होते जाएगा। सी वर्कर कैन डबल द अर्निंग्स, ओके, एंड वीकर सेफगार्ड फॉर क्वालिटी, जैसे मैं आपको पहले बताया, बट इट इज सेल्फ करेक्टिंग, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द रॉन्ग और लूज स्टैंडर्ड। तो बहुत ज्यादा गड़बड़ करोगे लोग तो उनका प्रॉब्लम भी उतना होगा, रेशियो कम होते जाएगा, ऑटोमेटिक उनका बोनस भी कम हो जाएगा। डिस्करेजेस एक्सेसिव स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड भी काम की नहीं है, तो क्वालिटी के लिए हम रोवंस के पास जाएंगे। प्लीज पे अटेंशन, गो थ्रू दिस वंस अगेन।
Okay, now see, I have favorite question. Pay attention here. Condition when Halsey's 50% is equal to rho 1 is equal to rho 1's bonus. Proven. When actual hours is equal to 50% of standard hours. Also, comparative earning tables find normal wage rate and material cost from two workers. Illustration 8 type sums are top favorite. Illustration 8 जो आपके स्टडी मटेरियल में आप illustration 8 आप देख लेना. देखो आपको पूछते हैं कि कब आपका रोवन का और हालसे का प्रीमियम सेम रहेगा. तो सिंपल, जब रोवन हालसे तो 50% देता है फ्लैट, जब वो आप काम भी 50% ऑफ अलाउड टाइम में कर दोगे तो सेम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे भी प्रपोर्शन बोनस आपका 50% हो जाएगा. सी, हालसे सेज यू वेरी क्लियरली दैट माय बोनस इज गोइंग टू बी फ्लैट 50%. रोवन सेज यू दैट माय बोनस इज गोइंग टू बी प्रपोर्शन. तो ये प्रपोर्शन 50% कब होगा? जब माय टाइम टेकन इज 50% ऑफ टाइम अलाउड. तो ऑटोमेटिकली 50% से नहीं होगा और मेरा प्रपोर्शन भी 50% में आएगा. सो दिस इज वन प्लेस जब मेरा स्टैंडर्ड टाइम इज और माय टाइम टेकन इज 50% ऑफ टाइम अलाउड, माय बोथ द वेजेस अंडर बोथ द स्कीम आर गोइंग टू बी सेम. In row 1, student forget bonus falls again once time taken goes below 50%. अगर आपका टाइम टेकन 50% से कम होते गया तो आपका बोनस भी यहां पे फेल होता जाएगा. इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग बोनस लाइक हालसे. हालसे में क्या है, जितना टाइम से हो गया 50% बढ़ते जाएगा, बट रोहन में ऐसा नहीं होगा. रोहन में एक बार आपका टाइम सेव्ड आपके 50% से भी ज्यादा हो गया तो वहां पे से आपका बोनस गिरते जाएगा. ओके एवरीवन, जस्ट अ मिनट. इन दिस एग्जांपल देखो, अपन ने ये एग्जांपल से मैं आपको रोवन का एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार फटाफट सब लोग सुन लेना. सी हियर, नाउ माय टाइम अलाउड वाज 8 आवर्स. ओके, टाइम सेव्ड इज, हमें पता है. अब पहले केस में देखो, टाइम अलाउड इज 8 आवर्स, मैंने 2 आवर्स सेव किया है, सो माय टाइम अलाउड इज 8 आवर्स. टाइम दिस एंड माय टाइम व्हाट टाइम टेकन जो है हमारा वो कितना रहेगा? 2 आवर्स सेव किया तो टाइम टेकन 6 रहेगा. समझो 100 रुपीज हमारा वेजेस है तो कितना रहेगा पे 2 डिवाइड बाई 8 इंटू 6 इंटू 100, दिस कम्स टू 150. अब देखो मैं 50% पे जा रहा हूं तो टाइम टेकन मेरा 4 ही बचेगा, टाइम सेव्ड 4 रहेगा और टाइम अलाउड वाज 8 इंटू 100, दिस कम्स टू, यहां पे देखो मेरा वेजेस 50% पे मेरा मैक्सिमम वेजेस रहेगा हालसे जैसे ही. यहां पे इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू हालसे. Why equal to Halse? Because Halse says the same thing. Halse says that time saved is 4 hours into 50% into rate. Okay. Now, अब समझो मैंने टाइम सेव्ड 6 आवर्स कर दिया, मतलब मैंने 8 घंटे का जॉब 2 घंटे में कर दिया और 6 घंटा बचा दिया. बहुत ज्यादा इफिशिएंटली काम कर रहा हूं मैं सर. तो मेरा देखो रोवन के हिसाब से बोनस कितना हो जाएगा? 6 डिवाइड बाई 8 इंटू 2 इंटू 100. सी, मेरा बोनस वापस गिर गया, यहां पे बढ़ा, यहां पे वापस गिर गया. सो मैक्सिमम बोनस आई विल रिसीव एट 50%. उसके बाद अगर मैं और अच्छा काम, मतलब और फास्ट काम कर रहा हूं, मतलब मैं क्वालिटी खराब कर रहा होगा मे बी, और जो भी है मेरा बोनस वापस कम होते जाएगा. सो पीपल विल फोकस ऑन क्वालिटी, दे वोंट गो अननेसेसरली हाई, बट इन हालसे दे कैन गो दिस. रिमेंबर दिस सिंपल डिफरेंस हियर. ओके, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच आई हैव गिवन हियर. ये आप याद रखोगे तो आपका आधे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसके आधे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे. सी, रीड दिस लाइन. Further, pay attention here. Absorption of wages. Beside cash wages, employer also incur cost on non-monetary benefits like medical, education, recreation, housing, subsidy canteen. All must be also included in computing of wage cost. तो जब आप wage cost include कर रहे हो, calculate कर रहे हो आपको particular product की, department की, organization की, तो ये आपकी kind वाली चीजें भी सब add करना मत भूलना. एलिमेंट्स ऑफ मॉनिटरी वेजेस, बेसिक वेजेस ऐड करोगे, डीए ऐड करोगे, ओवर टाइम ऐड करोगे, प्रोडक्शन बोनस, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय का नहीं लेंगे, प्लस लीव पे एक्सेट्रा, ये सारी चीज हम ऐड करेंगे. और हमारा इफेक्टिव रेट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों? द रेट पर आवर फॉर कॉस्टिंग पर्पस. आपने जो भी टोटल वेजेस दिया वो, ये जो भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो, ये सारे बोनस को मिला दे वो, डिवाइड बाय इफेक्टिव आवर्स. इफेक्टिव आवर्स मींस योर ऑल वर्किंग आवर्स माइनस एबनॉर्मल माइनस नॉर्मल आइडल टाइम. ये आपको इफेक्टिव आवर्स भी दे देगा. सी, टोटल वर्किंग डेज इंटू आवर्स माइनस लीव डेज इंटू आवर्स, जो आपका नॉर्मल है होता है वो आप माइनस कर देंगे. सेम एग्जांपल आई गिवन हियर. सेम हमारा वेजेस है 1,44,000 पर एनम, एम्प्लॉयर पीएफ 14,400, ईएसआई 6,840, बोनस फॉर 2 मंथ्स 24,000, टोटल कितना हुआ सब ऐड कर दिया.
divided by 285 days into 8 hours, 2280 hours. So our per hour rate comes to 83 per hour. Further see, नाइट शिफ्ट अलाउंस अगर हम देते हैं हमारे एम्प्लॉय को, एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर नाइट वर्क इज नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर जॉब, ये कोई जॉब के लिए नहीं है, ट्रीटेड एज ओवरहेड, ओवर टाइम है ये. ओके, सी एग्जाम टिप, स्टैंडर्ड 5 to 6 मार्क न्यूमेरिकल गिवन बेसिक डीए पीए ईएसआई बोनस पॉलिसी सबको दिया रहेगा. कैलकुलेट वेज रेट पर आवर फॉर कॉस्टिंग पर्पस. तो जो भी आपके कॉस्टिंग पर्पस के लिए आप वेज रेट कैलकुलेट करोगे, ये बिल्कुल ऐसे करोगे. बस ध्यान में रखना, सारे मंथली फिगर्स को आप ईयरली पहले कन्वर्ट कर रहे हो, और ईयरली कन्वर्ट करने के बाद do all this calculation, just like what I've done this even in this example. So remember, add everything, add employer's contribution, employee contribution add नहीं होगा. Are you clear everyone? Then the next part comes about your efficiency ratios, जो आपको बताएगी कि आपके लेबर काम तो कर रहे हैं, आप पेमेंट भी उनको दे रहे हो, लेकिन आपके लेबर आपके कितने इफिशिएंटली काम कर रहे हैं दोस्तों. Very interesting thing. So this is, the formula is very simple. Time allowed per standard divided by time taken into 100. Time allowed divided by time taken. ये आपको देगा कि आपके लेबर कितने efficiently काम कर रहे हैं. But please remember, time allowed as per standard आप लोग हैं. Okay, if time taken is less than or equal to standard time, worker rate is efficiently. If time taken is more than standard time, he is inefficient. Very simple, right? अगर ये रेशियो आपका 100% के ऊपर आ रहा है तो इट मींस दे आर वर्किंग efficiently. 100% भी आया तो efficiently कर रहे हैं, पर उससे कम आया तो efficiently नहीं कर रहे हैं. 3-step process: determine standard time from the standard given, measure actual performance of the worker and do the efficiency return. पहले देखो स्टैंडर्ड टाइम कितना अलाउड है, कितना उन्होंने लिया, and then see the efficiency that is allowed minus taken into 100. Productivity आपको देखनी है तो standard time for doing actual work divided by actual time. Now understand the difference between this. Efficiency ratio is standard time allowed divided by standard time taken, but productivity standard time for actual work. तो हम देखेंगे actual work के लिए उनको standard time कितना allowed था. This is something which we learn very nicely in standard costing. Standard for actual, and then you divide it by time taken into 100. If efficiency ratio is given as X percentage, the standard hours needed for 100% efficiency is equal to budgeted standard hours divided by X percentage. देखो कभी कभी आपको ये दिया रहता है, एक रेशियो दिया रहता है और आपको दूसरा निकालना होता है. तो देखो अगर आपको efficiency ratio दिया, समझो 50%. 50% is my efficiency ratio. Okay, and standard hours needed for 100% efficiency आपको दिया हुआ है. So standard hours needed for 100% efficiency is 100. Efficiency is equal to budgeted hours into 100 divided by 50%. Okay, so if you have been given one of the part, you can reach out to other part as well. But please remember the difference between these two. Efficiency ratio, employee productivity में efficiency में हम standard time allowed divided by taken लेते हैं, और यहाँ पे standard time for actual work लेते हैं. Are you clear? This we see in more detail in activity ratio. Okay, उसके बाद आपका second part, yes, almost the last part here where we talk about the labor turnover ratio. Labor turnover मतलब क्या, जो लेबर आपके यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ कर गए during the year. Okay, so this been calculated in 3 different ways. सबसे पहला by replacement method. Replacement से याद रखना, हर एक मेथड में नीचे तो आप हमेशा एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय लोगे. एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय मतलब क्या, your opening labor minus your opening employee minus closing employee divided by 2. अब ऊपर क्या लोगे, रिप्लेसमेंट मेथड मतलब कितने लोग हमारे यहाँ पे छोड़ के गए हैं और उनके जगह हमें दूसरा लगाने पड़े. सी, अगर मैं कोई एक कंफ्यूजन हमेशा देते हैं कि डिवीजन हमने बंद कर दिया इसलिए गए, वो नहीं लोगे आप, आपसे वो लेबर को लोगे जो छोड़ के गए हैं, उनके जगह हमको नए लगाने पड़े हैं. दे विल कम अंडर रिप्लेसमेंट मेथड. सो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड, लेफ्ट नहीं, रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज एम्प्लॉय आएगा वहां पर. एक्सक्लूड न्यू एम्प्लॉय हायर्ड फॉर एक्सपांशन, वो छोड़ देना, और एक्सक्लूड सम एम्प्लॉय लेफ्ट फॉर क्लोजिंग द ऑर्गेनाइजेशन. फिर सेपरेशन मेथड, यहां पे हम सब कुछ लेंगे, सब कुछ जितने भी गए हैं. रिप्लेसमेंट में रिप्लेस्ड वाले लेंगे, सेपरेशन में हम सब कुछ लेंगे. फ्लक्स मेथड में हम दोनों भी लेंगे, नंबर ऑफ सेपरेशन जो छोड़ के गए प्लस नंबर ऑफ रिप्लेस्ड दोनों भी लेंगे. यहां पे सिर्फ जो छोड़ के गए वो, यहां पे लेंगे सिर्फ जो रिप्लेस किए वो, और यहां पे हम लेंगे दोनों भी. ओके, सी टोटल वर्कर्स ज्वाइनिंग इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट, यहां पे सब कुछ फ्लक्स मेथड में सब कुछ आ जाएंगे. एवरेज एम्प्लॉय ऑन रोल इज एम्प्लॉय एट बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2. नाउ अंडरस्टैंड हियर,
और वो अगर आपको एम्प्लॉय टर्नओवर रेट देखना है कितने दिन में छोड़ के जा रहे हैं, तो टर्नओवर रेट फॉर द पीरियड डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इनटू 365, जो भी आपका टर्नओवर रेट आया डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीरियड हाउ मेनी डेज इनटू 365. सी हियर एन एग्जांपल बीइंग गिवन, आपको ये पूरा क्लैरिटी से समझेगा. प्रेडिक्शन हियर, एम्प्लॉय एट द बिगिनिंग वेयर 500, क्लोजिंग वेयर 520. तो एवरेज कितना हो गया मेरा 510. सी एम्प्लॉइज लेफ्ट 20, 15 एम्प्लॉइज वर हायर टू रिप्लेस देम, 15 नए आए, रिप्लेसमेंट हुआ है. एंड 35 एम्प्लॉइज ज्वाइन ड्यूरिंग द टोटल, और 35 नए आए हुए हैं. नाउ सी इन रिप्लेसमेंट मेथड वी विल जस्ट टेक दिस 15 जो रिप्लेस किए गए. इन सेपरेशन मेथड विल टेक दिस 20 जो छोड़ के गए. सो रिप्लेसमेंट मेथड 15 डिवाइड बाय 510 इंटू 100. सेपरेशन में सेपरेट कितने हुए हैं इंटू 510 इंटू 100. फ्लेक्स में दोनों भी आएंगे 20 प्लस 15 डिवाइड बाय 510 इंटू 100. रिप्लेसमेंट वाले को पकड़ के, और अगर हमने एसेशन वाले को भी पकड़ लिया तो 20 प्लस 35 हो जाएंगे. 35 कैसे, जो 35 नए आए थे वो एसेशन वाले को पकड़ा, क्योंकि हम दोनों भी ऐड करते हैं. तो प्लीज रिमेंबर दिस एक्स्ट्रा पॉइंट. बहुत सी बार आप ये एक छोटा पॉइंट मिस कर देते हो. एसेशन आपको बोला गया है फ्लक्स मेथड में एसेशन भी लेना है, तो आप उसको आपके इसमें ऐड कर दोगे. And then see how turnover rate is calculated. Say if replacement rate is 2.94% of for 90 days, आपको दिया जाएगा. So 2.94 divided by 90 into 365, it comes to 11.92. And simply how you could remember, separation मतलब left, replace मतलब filled vacancy, accession मतलब नए joined, expansion मतलब join for the additional work. Replacement वाले नहीं, additional work सिर्फ आएगा. Okay, read this point everyone. यस, सो रिप्लेसमेंट में हम सिर्फ रिप्लेस लेंगे, सेपरेशन में छोड़ के गए हुए लेंगे, फ्लक्स में दोनों भी ले लेंगे. That's what you need to remember. Causes of employee turnover, there can be this causes of people leaving our organization can be divided into 3 parts. One is personal causes, अच्छी जॉब के लिए गए, हेल्थ खराब है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी हो गई है, डिसकंटेंट है, डिसकंटेंट विद द जॉब, दे डू नॉट फाइंड इट वेरी मच यूजफुल फॉर देम, समथिंग लाइक दैट, या डू नॉट फाइंड वेरी कंफर्टेबल विद देयर पर्सनल कॉजेस. देन अनअवॉइडेबल कॉजेस, अनअवॉइडेबल कॉजेस जो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो, लाइक सीजनल बिजनेस, शॉर्टफॉल ऑफ रॉ मटेरियल, प्लांट रिलोकेशन, डिसेबिलिटी, डिसिप्लिनरी एक्शन जो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो, वो आएंगे, पर्सनल कॉज आएगी. और तीसरा अवॉइडेबल कॉज, जैसे डिससेटिस्फेक्शन विद पे, सैलरी ज्यादा चाहिए सर, स्ट्रेन रिलेशंस, लैक ऑफ ट्रेनिंग, पुअर फैसिलिटी, लो वेजेस, ये सब है, ये सब अवॉइडेबल है. और हम कोशिश करेंगे इनको अवॉइड करने की, बिकॉज नया एम्प्लॉय को लगाना, वापस ट्रेन करना, वापस टाइम देना इज मोर एक्सपेंसिव देन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा देना. Okay, so it's avoidable causes are always better and you try to avoid them. Unavoidable causes कुछ कर ही नहीं सकते, और पर्सन कॉस्ट के बारे में हम कुछ कर नहीं सकते. राइट, एम्प्लॉय कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर 2 टाइप्स. एक प्रिवेंटिव कॉस्ट, हम उनको मेडिकल के बेनिफिट दे रहे हैं, वेलफेयर दे रहे हैं, रिलेशन बेनिफिट दे रहे हैं ताकि वो छोड़ के ना जाए. एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अब वो छोड़ के जब जा रहे हैं तो नया रिक्रूटमेंट करो, उनका इंटरव्यू करो, वो सब शेड्यूल करो, उसमें टाइम दो, सिलेक्शन करो, ट्रेनिंग करो, फिर वो जो नया नया काम करेंगे, एबनॉर्मल काम करेंगे, लेट काम करेंगे, उनको एक्स्ट्रा ओवरहेड दो, इनएफिशिएंटली काम करेंगे. तो देखो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज मच हायर देन योर प्रिवेंटिव कॉस्ट. सो इट्स सिंपल, जितना प्रिवेंटिव कॉस्ट दोगे उतना ही आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम हो जाएगा. सी प्रॉफिट फॉरगॉन ड्यू टू लेबर टर्नओवर, न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन आपको आता है जनरली. कंप्यूट अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आवर्स, potential hours lost due to delayed recruitment, contribution lost on total unproductive hours, then add settlement, recruitment and selection training cost. ये सारा आपका प्रॉफिट फॉरगॉन रहेगा. सो आपके जो लोगों के वजह से जो प्रॉफिट फॉरगॉन और आपके लोगों लेबर टर्नओवर की वजह से, ये आपको कभी कभी कैलकुलेट करने बोलते हैं, कैलकुलेट प्रॉफिट फॉरगॉन. तो आप क्या करोगे, जो भी क्या क्या ऐड करोगे, आपके अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आवर्स जो भी उनके जा रहे हैं, पोटेंशियल आवर्स लॉस्ट, जो आवर्स वो काम पे नहीं आए जिस वजह से काम बंद रहा, कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट, जो जितने 100 घंटे काम करना था वो 80 घंटे से काम कर रहे हैं, नए नए बेचारे, तो 20 आवर्स का कंट्रीब्यूशन लॉस्ट. सेटलमेंट कॉस्ट, कुछ सेटलमेंट करने पड़ी पुराने एम्प्लॉय के साथ में, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, इनको नया जो कॉस्ट लगा, सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, ये सब आप ऐड कर दोगे.
प्लस, तो ये आपका प्रॉफिट फॉरगॉन रहेगा, मतलब ये आपका बेनिफिट गया हुआ वेस्ट रहेगा क्योंकि आपके एम्प्लॉय छोड़ के गए। इफेक्ट्स ऑफ हाई टर्नओवर, देखो आपको कभी कभी पूछा था व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ हाई टर्नओवर। डिस्टर्ब प्रोडक्शन फ्लो, बार बार लोग चेंज हो गए तो प्रोडक्शन फ्लो बदलेगा। लो एफिशिएंसी ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, हायर ट्रेनिंग कॉस्ट, इंक्रीज ब्रोकरेज वेस्टेज, हायर रिक्रूटमेंट कॉस्ट, राइट? ऑल 5 फॉर फुल मार्क्स, 3 मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभी आपको पूछते हैं व्हाट आर द रीजंस इफेक्ट्स ऑफ हाई टर्नओवर। रीजन कभी कभी पूछते हैं तो वो तो आप 3 इसमें डिवाइड कर दोगे। इफेक्ट्स भी पूछते हैं कि व्हाट कुड बी इफेक्ट ऑफ हाई टर्नओवर। रिमेंबर दिस 5 पॉइंट्स, फेकम फाक नहीं करना, आपको 5 पॉइंट याद रखना है, एकदम सिंपल क्लियर याद रखना है कि आपका प्रोडक्शन फ्लो डिस्टर्ब होगा, इफिशियंसी कम रहेगी, ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं लगेंगी, अगर ब्रेकरेज वेस्टेज कुछ और होगा, और रिक्रूटमेंट कॉस्ट। सो रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सी रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, efficiency, disturb production, and wastage. Okay, so you can write it, remember it like DURT. Okay, you can remember these are DURT: distribution problem, efficiency problem, wastage, recruitment cost, and then training cost. Are you all clear? See now here, expense other than direct material and direct employee cost incurred to manufacture product or service directly traceable in economically feasible manner will be cost object. अब देखो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, हमने देख लिया, जो मटेरियल आपके प्रोडक्ट में और कॉस्ट ऑब्जेक्ट में लगेगा। डायरेक्ट लेबर जो भी आपके कॉस्ट ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट लगेगा। उसके अलावा अगर आपके कोई भी और एक्सपेंस होते हैं जो डायरेक्टली आपके कॉस्ट ऑब्जेक्ट से रिलेट करते हैं तो दे आर ऑल्सो योर डायरेक्ट एक्सपेंस। दैट्स व्हाई वी से दैट योर डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस बिकम्स प्राइम कॉस्ट। Example of direct expense, royalty paid payable for production. Very important. This we see very nicely in your cost sheet. Higher charges for specific equipment. कोई specific equipment specific काम के लिए प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे हो। Cost of products of specific design और drawing, specific software directly. So simple सी, अगर कोई भी कॉस्ट मेरा डायरेक्टली कोई पर्टिकुलर प्रोडक्शन की वजह से है, रॉयल्टी, स्पेसिफिक इक्विपमेंट, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक ड्रॉइंग, स्पेसिफिक एनी प्रोडक्शन कॉस्ट, दैट आर माई ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस। नाउ मेजरमेंट और इनकी ट्रीटमेंट क्या करेगी? सी मेजर्ड इनवॉइस प्राइस से देखो, नेट ऑफ रिबेट, जैसे अपन ने मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट लिया, वैसे ही रिबेट डिस्काउंट हटा के, ड्यूटीज टैक्सेस हटा के, अगर क्रेडिट मिल रहा है तो, क्रेडिट नहीं मिल रहा तो उसको भी आप ऐड कर दो, कमीशन सब कुछ ऐड कर दो जो हमें नेट लग रहा है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मेजर एट एग्रीड प्राइस, प्रिंसिपल सप्लाइज मटेरियल, एड वैल्यू ऑफ मटेरियल प्लस इंडायरेक्ट एक्सपेंस टू जॉब चार्जेस। अगर कोई सब कॉन्ट्रैक्टिंग है तो आपके जो भी मटेरियल कॉस्ट है प्लस अदर भी कोई चार्जेस लगा रहे हैं वो भी ऐड करो। Forms part of prime cost. Lump sum one time payment are amortized over the estimated production volume benefit. और अगर आपको वन टाइम lump sum पेमेंट है तो उसको अमोर्टाइज कर दो। फॉर एग्जांपल रॉयल्टी अगर मैं 10 साल के लिए पे कर रहा हूं तो 10 साल में बांट दो, पर अगर वो 1 साल के लिए तो यहां पे ऐड कर दो। रिमेंबर दिस वेरी की लाइन, इनसिग्निफिकेंट इमटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस, इनसिग्निफिकेंट है, छोटा मोटा है, चिल्लर है, कैन बी ट्रीटेड एज ओवरहेड्स। जरूरी नहीं है आप उसको डायरेक्ट में ही लेके आओ। इनसिग्निफिकेंट है सर, इमटेरियल है, कुछ ज्यादा अमाउंट भी नहीं है सर वो, तो पुट देम इनटू योर ओवरहेड्स। समटाइम आई से आस्क यू दिस इन एमसीक्यू। सी जॉब ए ब्लूप्रिंट कॉस्ट 1,40,000 डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ जॉब ए। जॉब बी मशीनरी हायर चार्ज 40,000 डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ मशीन बी। एंड जो बाकी कॉमन चार्जेस है वो आपका ना डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं रहेगा। Students wrongly include general office administration cost और सेल्स पर्सन कमीशन एज डायरेक्ट एक्सपेंस। प्लीज ये डोंट नहीं करना है आपको। आपके जो भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, सेल्स पर्सन की सैलरी है, ये हमेशा आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट में ही जाएगा। ओनली कॉस्ट ट्रेसेबल टू स्पेसिफिक जॉब विल बी गोइंग अंडर द स्पेसिफिक थिंग। Okay, so that's it. With this, we finish this beautiful chapter. See, 2 parts are most key important part from this particular chapter. एक part दोस्तों जो है आपका आपके सैलरी के कैलकुलेशन का, दूसरा पार्ट आपके रेशियोज के कैलकुलेशन का, लेबर टर्नओवर रेशियो, यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है। और जो एक पहला पार्ट मैंने आपको बोला आपके सैलरी के कैलकुलेशन का, फॉर कैलकुलेशन ऑफ सैलरी एज पर हाल से और रोवन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं, सिंपल पेपर होगा तो, और कॉम्प्लेक्स पेपर होगा तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन घुमा के भी आते हैं। तो प्लीज दिस हैज टू बी मस्ट डन इन दिस particular chapter. Okay, that's it. With this, we finish our quick rapid revision of our standard costing, of our labor cost. Standard costing बहुत दूर है, of our employee cost. Now, guys, if you want this notes, you can simply join the Telegram channel. There, these notes are available for you. या आप नीचे लिंक में भी देख सकते हो. Please share this video with your friends and family, whoever are in your C-enter costing, and if you like it, please comment over it. Thank you so much. See you tomorrow in our next chapter, which is very interesting and important. That's about your overheads. Bye bye.